जी स्टूडेंट्स, आज जो टूल्स हमने एक्सप्लोर करने हैं वो ये 4 टूल्स हैं। सबसे टॉप पे क्रॉप टूल है, फिर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, फिर स्लाइस टूल है, फिर लास्ट वन इज द स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये अब क्रॉप यूज करते हैं अगर आपके पास कोई इमेजेस हों और उसमें आपने कुछ एरिया को रिमूव करना हो, लाइक दिस, जिस तरह ये डेमो में भी दिख रहा है कि अपने एरिया को आप मेंशन कर दो जो आपको रिक्वायर्ड है, क्रॉपिंग सरफेस जो आपने देना है तो आप इस तरह दे सकते हो। वेरी इजी लैब। आपको इसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए होंगे, तो कोई भी इमेज आप पिक कर लेते हैं जो आपके पास आपका क्लाइंट आपको सेंड करता है, और यू नीड टू क्रॉप समथिंग आउट ऑफ होल इमेज। तो ये आप इसको इस तरह यूज कर सकते हो। लाइक ये इमेज है, इस इमेज को अगर आपने क्रॉप करना स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्रॉप करने के लिए क्या करते हैं, ये टूल ऑन करते हैं। इस टूल को एक्टिव जैसे ही करते हैं तो आपके पास टॉप के ऊपर ये, अगर आपने कोई ख़ास रेशो में क्रॉप करना हो, आपने इसको पिक्सल, या आपने इसको ख़ास एरिया के, आपने स्क्वायर एरिया को क्रॉप करना हो। ये स्क्वायर एरिया का मतलब ये होता है विड्थ और हाइट एक जैसी हो जाएगी। और अगर आपने विड्थ कम लेनी है, हाइट ज़्यादा लेनी है, जैसे 4:5 रेशो, और भी हैं ये बने बनाए टेम्पलेट, 5:7 रेशो, 2:3 रेशो, 16:19 रेशो। तो जिस रेशो में आपने क्रॉप करना हो आप इसको इजीली क्रॉप कर सकते हैं, और जो एरिया इसके अंदर आपका सेटल डाउन होगा वो क्रॉप हो जाएगा। इसको अगर आप रिवर्स करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, 16:9 के बजाय 9:16 करना हो, किसी वक्त भी इसको चेंज कर सकते हो अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इसका मतलब है रेशो वाइज भी कर सकते हो सरफेस को, और आप इसको इंचेस वाइज भी कर सकते हो। जैसे 4:5 का इंच वाई लेना है आपने, 4 इज द विड्थ और 5 इज द आपका इंच में मेजरमेंट। और भी हैं, पिक्सल में ले लो। इसका मतलब है आप किसी भी रेशो के हिसाब से क्रॉप करना हो, ओरिजिनल रेशो पे रखना हो, आपने खुद से सेट करना हो रेशो ऑन करके, यहां से भी ऑन कर सकते हैं। ये देखो, जितनी आप विड्थ बढ़ा रहे हो उतनी हाइट बढ़ रही है एक रेशो के साथ। और इसको अगर आपने पोजीशन करना हो, जो कुछ इस बॉक्स में आ गया वो आपका रह जाएगा। आउटसाइड दैट बॉक्स एवरीथिंग इज गॉन। ये पिक्सल्स को रिमूव कर देता है जो इस बॉक्स के बाहर होता है। इससे बॉक्स के साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं रिक्वायर्ड, क्लियर कर दो। ये मेजरमेंट यहां से निकल गई। अपनी मर्जी से देना हो स्क्वायर शेप में, ये आप दे दो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो एक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ग्रिड नजर आ रही हैं, ये क्या रीजन है इसकी? रीजन है यहां से आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एरिया, ताकि आप अपने इमेज को सिलेक्ट करने में इजी फील करो। ये भी ले सकते ग्रिड, ये छोटे छोटे बॉक्स बन जाते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, डायगोनल, और भी हैं ट्राइंगल, गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल। ये आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शन देता है कि अगर आपको कुछ सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो तो आप इस तरह भी अपने एरिया को मेंशन कर सकते हो। इसमें से कोई भी ले लो, कोई मसला नहीं। वैसे ज़्यादातर रूल ऑफ थर्ड लेते हैं ताकि आपके जो कैनवस है उस पर जो क्रॉप एरिया है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, विड्थ में एज वेल एज हाइट में। तो पोजीशन करने में, टारगेट करने में ज़रा आसानी हो जाती है आपको। और ये जो आपने सेट किया है, इसको हम अगर क्लिक करेंगे नेवर शो, तो जो ग्रिड नजर आ रही थी वो गायब हो गई। अगर आप चाह रहे हो शो करे ओवरले, तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हमें वो लाइनें नजर नहीं आ रही थी, वो स्पाइरल नजर नहीं आ रहा था जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वजह यह है किसी ने इसको नेवर शो कर दिया होगा। तो इसको हम आमतौर पे या ऑलवेज रखते हैं या ऑटो रखते हैं, ये आप कर दिया करो।
उसके बाद ये आमतौर पे रूल ऑफ थर्ड रखते हैं, ये भी कर दिया करो। एक चीज और इसमें देखने वाली है स्टूडेंट्स, वो ये कि ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसके ऊपर अगर आप जाओगे, डिटरमिन इफ पिक्सल डेटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिक्वायर्ड और नॉट। अगर तो आपको इसके बाहर वाला एरिया परमानेंटली डिलीट करना है, नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन काम आएगी। रिटेन रखना है या नहीं रखना, एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं, एक बार ऑफ करके देख लेते हैं। ये देखिए, जो आउटसाइड एरिया है सारा गया। जब दोबारा क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं और इसका साइज बड़ा छोटा करते हैं, तो देखो ये आपका एरिया अवेलेबल हो गया दोबारा से। कभी ज्यादा कम करना पड़ जाए, दोबारा भी आप कर सकते हो। अगर मैं क्रॉप इस बार करूं विद दिस ऑप्शन ऑफ, अगर ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, टिक करने पे क्रॉप हो गया। दोबारा क्रॉप टूल पे क्लिक किया और इसको आपने यहां पे जो मॉनिटर करना है स्क्रीन के ऊपर, वो आप क्रॉप डिलीट परमानेंट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। तो एक्चुअली होता ये है कि आपका एरिया जो क्रॉपिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है वो टिक करने से क्रॉप हो जाता है। अब आपका एक्चुअल इमेज में से सिर्फ इतना पोर्शन रह गया। अब मैं आपको एक ऑप्शन करवाने लगा हूं कि बाद औक़ात स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास एक इमेज है, लाइक दिस वन। एक इमेज ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। एक इमेज यहां से हम पिक कर लेते हैं। इस इमेज पे एग्जैक्टली इसका जो साइज है इमेज का, वो अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो आप मालूम करना हो, तो ये लेयर पैनल आपके पास मौजूद है। इस लेयर पैनल के ऊपर ये इमेज आपको ग्राउंड नज़र आ रही है। इस इमेज का साइज अगर आप मालूम करना चाहो तो एडिट में जाके इमेज साइज, सॉरी इमेज मेन्यू में जाके इमेज साइज यहाँ से आप मालूम कर सकते हो कितना है। अगर कैनवस का साइज आपने बड़ा करना हो तो दो तरीके हैं साइज को इंक्रीज करने के। एक तरीका ये कि आपने मिसाल के तौर पे बॉटम के ऊपर या लेफ्ट राइट के ऊपर, आप यहाँ ऊपर आपको कैनवस का साइज बड़ा चाहिए। एक तरीका ये है जो मैं करने लगा हूँ, कैनवस साइज सेंटर में आपने रख दिया इसको। कितना आपको इंक्रीज चाहिए, रेलेवेंट ऑन कर दो। यहां पे आप इसे बता दो 2 विड्थ में और 4 हाइट में। विड्थ का मतलब कि ये जो आपका विड्थ है, इसमें 1 इंच इधर से और 1 इंच राइट साइड से, चूंकि 2 है ना, 2 में 1 इंच लेफ्ट से 1 इंच राइट से इंक्रीज कर देगा। और हाइट में चूंकि 4 है, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट से 2 इंच अबव एंड 2 इंच बिलो इंक्रीज कर देगा। कैनवस का साइज इंक्रीज करने का एक तरीका ये है जो करने लगा हूं, ये देखिए। आप अपने कैनवस का साइज यहां से इंक्रीज अगर करना चाहें आप कर सकते हैं। ये मैंने पिक्सल में कर दिया, सॉरी ये इंचेस कर लेते, थोड़ी मेजरमेंट आपको ज्यादा नजर आएगी। 2 विड्थ में, 4 हाइट में, ये देखिएगा। ये एरिया आपको जो है ये इसने इंक्रीज कर दिया। 2 ऊपर, 2 नीचे, 1 लेफ्ट से 1 राइट से। कैनवस का साइज इंक्रीज करने का एक तरीका ये है। एक और तरीका बताता हूं, अंडू करके ये आपने क्रॉप टूल को इस्तेमाल कर लो। ये देखिएगा, कैनवस का साइज इंक्रीज करने का एक तरीका ये है कि आप इधर से ऐसे इंक्रीज कर दो, ऐसे इंक्रीज कर दो, कैनवस साइज इंक्रीज हो गया।
दोबारा देखिएगा, ये जो आपको क्रॉप टूल है, अगर आप कॉर्नर पे चले जाओ, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करो, चारों साइड से कैनवस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट के साथ चारों साइड से कैनवस का साइज इंक्रीज हो गया। तो कैनवस को क्रॉप ही नहीं किया जा सकता, बल्कि कैनवस का साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये आपने क्यों किया है? इसलिए किया है कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कैनवस के राउंड कुछ फिलिंग ब्लैक कलर की चाहिए, तो एक नया यहाँ पे लेयर बनाते हैं और इस लेयर को नीचे ले आते हैं, और नीचे ले आके यहाँ से डिफॉल्ट कलर ब्लैक में रख देता हूँ या वाइट कर देता हूँ, या यहाँ पे आप पैटर्न डालना चाह रहे हो, फिल कर देते पैटर्न, कोई भी कलर कोई पैटर्न, ये देखो ये पैटर्न डाल देते हैं। तो क्रॉप टूल आपको क्रॉप करना और क्रॉप भी कर सकते हो, जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप निकाल दो। और आप सिर्फ क्रॉप का मतलब सिर्फ ख़त्म करना ही नहीं होता, बल्कि कैनवे का साइज आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अब ये है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अलावा आपको एक कुछ लैब्स में एक दो करवाता हूँ, परस्पेक्टिव क्रॉप टूल। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं कुछ इमेजेस लेके आऊँगा और आपको इसका एग्जैक्टली रोल बताऊंगा। ये देखिए, ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, इनके ऊपर मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये ओपन कर लिए। ये मिसाल के तौर पे ऐसे इमेजेस हैं जिसमें अगर आप इसको क्रॉप करने जाओगे सिंपल टूल से, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि ये देखिएगा, ये एक नोटिस आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप क्रॉप टूल इस्तेमाल कर लो। क्रॉप टूल पे क्लिक करो, यहां पे आके क्लिक पे ड्रैग करो, ये एरिया क्रॉप हो गया। ठीक है, ये एरिया आपका क्रॉप होने जा रहा है। जैसे टिक करोगे ये क्रॉप हो गया, लेकिन ये इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। अंडू करते हैं, इसको एक और तरह क्रॉप करके दिखाता हूं। ये है जी टूल, परस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ये आमतौर पे परस्पेक्टिवली क्रॉप करता है। आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है नोटिस को। ये आपका सिलेक्शन हो गई है क्रॉप के लिए। ठीक है जी, अब आप यहां पे जाके टिक कर दो, ये एंटर कर दो, ये क्रॉप भी हुआ और स्ट्रेट भी हुआ। ये देखो, ये उससे कहीं बेटर रिजल्ट हैं जो आपने थोड़ी देर पहले क्रॉप किया था। ये का ऑप्शन है, इस्तेमाल करना चाहो तो। एक और लैब देखो, मिसाल के तौर पे आपको एक पैराग्राफ चाहिए, ये आपको क्रॉप करके किसी को सेंड करना है। ठीक है, तो ये आप बजाय ये क्रॉप टूल यूज करो, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से ये कर सकते, ये देखिएगा। ये क्रॉप हो गया। एक और देखिएगा, कभी आपको अगर कोई एरिया को बीच में से क्रॉप करना हो, बाकी एरिया को खत्म करना हो, तो क्रॉप टूल पर्सपेक्टिव का भी अच्छा आपको यूज देता है। ये देखो, आपने मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ निकालना है, ये क्रॉप हो गया और कितना परफेक्ट क्रॉप हुआ है। ये है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्रॉप इसलिए इस्तेमाल करते हो। अब मैं आपको एक और टूल, स्लाइस कर टूल करके आपको दिखाता हूँ। स्लाइस का मतलब होता है आपका स्लाइसिंग कर देना, टुकड़े कर देना। कभी अगर आप किसी वेब डेवलपर के साथ बैठे हो और वेब डेवलपर कहता है यार मैं कुछ इमेजेस भेज रहा हूँ, मुझे इसके बराबर के 4 पीस बना दो,
या हाफ ऊपर कर दो हाफ नीचे कर दो, दो अलग अलग इसको तोड़ के ब्रेक करके स्लाइस करके भिजवा दो। मिसाल के तौर पे इसके लिए कुछ इमेजेस लेते हैं, उसको मैं स्लाइस करके दिखाता हूँ। और ये आमतौर पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये जो वेब डेवलपर होता है, जो वेबसाइट के ऊपर इमेजेस को दिखाना चाह रहा है, वो इमेजेस आपको सेंड करेगा लाइक दिस। मिसाल के तौर पे ये इमेज सेंड करता है कुछ इस तरह का। ये लीजिए, ये इमेज है। इसको स्लाइस करना है, दो हिस्सों में स्लाइस करना है। एक आपने इमेज लेफ्ट साइड पे लगाना है, एक राइट साइड पे लगाना है। तो स्लाइस यहां से होता है। अभी ये एक ही है स्लाइस टूल। ये आपको स्लाइस के लिए नाइफ सी आ गई है। इस नाइफ को आपने बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाना है, और एक वर्टिकल बॉक्स इस तरह अगर सेंटर करोगे तो ये चार हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, इस इमेज के चार हिस्से हो जाएंगे। और अगर आप यहां पे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आओगे, ये आपको इस वक्त चार हिस्से नजर आ रहे होंगे। चलिए जी, फोर 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 इमेज बना देते हैं। ये देखो, चार बराबर के। एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है। अगर आप बीच में भी एक स्लाइस करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। अगर मैं इसको सेंड करूं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, मुझे ये जॉब दी गई थी, इसको स्लाइस कर दो। स्लाइस मैंने कर दिया। अब इसको एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट फॉर वेब, ऑप्शन नंबर 4, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है। ठीक है। आमतौर पे आपने एक इमेज के दो, तीन, चार बनाने हो तो इस ये सेव फॉर वेब पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, ये क्लिक करने से पहले बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर हम थोड़ा आगे पीछे करना तो क्या करें? ये होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। सिलेक्शन यहां से हो जाती है। यहां से आप इसकी सिलेक्शन आगे पीछे करनी हो कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने इसके चार बनाने हैं तो स्लाइस टूल ले लो, और इसकी स्लाइस कर लो। ये देखो, ये स्लाइसिंग होती है ना, इसको आप अपनी मर्जी से इसकी स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है जी। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए स्लाइस को, आप 2 से 3 भी कर सकते हो। ये देखो, अब आपकी फोटो के 3 हिस्से हो गए। हो सकता है अपनी वेबसाइट पे आपने दरमियान वाला हिस्सा सेंटर में लगाना हो, लेफ्ट पे एक हिस्सा दूसरे इधर करना हो, तो स्लाइस टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इसके स्लाइस करते जाओ जितने भी करने हैं। ये देखो, नीचे एक बिग स्लाइस भी हो गया, ऊपर 3 फ्रेम बने हुए हैं, नीचे एक। इसको अगर आगे पीछे करना हो तो यहाँ से स्लाइस सेलेक्ट टूल से कर लीजिएगा। जैसा आपने उस पार्ट पे क्लिक करके इसको आगे पीछे अगर करना हो तो कर सकते हो। स्लाइस को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये अगर आप गौर करो, ये आपके टोटल 4 स्लाइसिस बन गए। एक, दो, तीन, ये तीसरा है, और ये चौथा बिग स्लाइस। ठीक है। एक्सपोर्ट करके देखते हैं। ये आपके स्लाइसिस पीसेस नजर आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। 4 स्लाइसिस है। ठीक है। इसको आपने अब जेपीजी में कन्वर्ट करना है। जेपीजी ले लो। ये आपकी अब 4 इमेजेस बन गए। 4 इमेजेस बन गए स्टूडेंट्स। सेव पे क्लिक करो। फोल्डर बताओ। फोल्डर का नाम रख देते हैं फॉर वेब।
ये आपके 4 इमेजेस बन गए। ये आप सेंड कर सकते हो अपने वेब डेवलपर को कि जनाब ये 4 इमेजेस बन गए हैं, ये लो। अलग अलग पार्ट उसने बना दिया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, एक इमेज के 4 स्लाइस बना दिए। दोबारा देखिएगा। इसका मतलब कोई भी आपके पास कंटेंट हो, उसको अगर आप 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहो, इसको इजीली आप कर सकते हो। एक और इमेज लेते हैं, एक और इसकी छोटी सी लैब करके देख लेते हैं। वो इमेज जिसको आप स्लाइस करना चाह रहे हो, वो इमेज ले लेते हैं। लाइक ये इमेज है आपके पास। इसको आप स्लाइस करना चाह रहे हो, अनलॉक कर लो। ये स्लाइस टूल ये मौजूद होता है, इसको क्लिक करो। और बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइस एक ही होता है। ये आपको कॉर्नर पे नंबर 1 भी नज़र आ रहा होगा। आप कॉर्नर पे चले जाओ और यहाँ से आप ड्रैग करके इस इमेज को नीचे की तरफ 2 हिस्सों में बांट दो। और इसको फिर आप एक्सपोर्ट करो फॉर वेब। ये देखिएगा, आपकी एक फ़ोटो जो है वो 2 हिस्सों में आ गई है। साइज छोटा करके देख लो, जूम आउट। ये 2 फ्रेम बने हुए हैं। ठीक है जी, एक ये है, एक ये है। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर दो। डन। सेव। फोल्डर का नाम ये लो। ये स्लाइस हो गए आपके, एक्सपोर्ट हो गए। जो सिंगल फाइल थी वो स्लाइस होके 2 हिस्सों में आ गई। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। इसका मतलब स्लाइस करने के लिए जो बेहतरीन टूल है फोटोशॉप में, उसका नाम है स्लाइस टूल। यहां से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं अगली लैब आपको बताना चाहूंगा। अगली लैब है हमारी फ्रेम। एक टूल होता है फ्रेम का। ये हमने अगले 2 दिनों में फोटोशॉप हमारा ख़त्म होने जा रहा है। थर्सडे को हमारी क्लास कोई नहीं है। मैं आपको रिकॉर्डिंग कुछ 1-2 लेक्चर्स हैं, वो फिल्टर वगैरह के आसान से हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो हम ऑनलाइन क्लास लाइव नहीं होगी बल्कि रिकॉर्डिंग होगी। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा थर्सडे वाले दिन। ठीक है, तो मंडे को जब आप आओगे तो इंशाल्लाह फिर हम इलिस्ट्रेटर को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो थर्सडे को, इस थर्सडे को क्लास नहीं है। इस थर्सडे को कुछ रिकॉर्डेड मैं आपको लेक्चर्स वो सेंड कर दूंगा, तो उनको वॉच कर लीजिएगा। और फिर आपका एनिमेशन और जो आपका रह जाएगा फोटो एडिटिंग, वो हम अगली थर्सडे वाले दिन करेंगे। फुल फ्लैज लेक्चर होगा। ठीक है जी, वो तकरीबन 90 मिनट्स का। उसमें आपको मैं एनिमेशन के बारे में बताऊंगा, फोटोशॉप में एनिमेशन किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, पहले फ्रेम टूल को देख लेते हैं। ओके सर। फ्रेम सर मैं टूल आप नेक्स्ट वीक स्टूडेंट यानी देख रहे होगे, ये कप ऑफ टी है एक। इसके ऊपर एक फ्रेम बनाते हो और इसके अंदर फोटो आप लोड कर देते हो। बस यही काम है फ्रेम का। और फ्रेम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक राउंड शक्ल का होता है, एक स्क्वेयर शक्ल का होता है। और इसको आप यूज करते हो कोई भी इमेज इसके ऊपर प्लेस करने के लिए। प्लेस करने के 2 तरीके हो सकते हैं मेन। प्लेस एम्बेडेड कर लो, दूसरा ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब इसकी लैब करते हैं। इसकी लैब करने के लिए हमें कुछ इमेजेस रिक्वायर्ड होंगे, तो इमेजेस ओपन करता हूं। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो फ्रेम टूल को आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
ये देखो ये इमेजेस हैं। इस तरह के मिलते जुलते इमेजेस हो सकते हैं जिसके अंदर आप फ्रेम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ्रेम टूल, इस टूल को आप ऑन करो। ये टूल आपके पास फ्रेम टूल होता है, इस टूल को ऑन करो। और यहां पे आपके पास दो तरह के फ्रेम की शेप्स होती हैं, एक राउंड और एक स्क्वायर। एक राउंड एक स्क्वायर। मिसाल के तौर पे राउंड हमें क्यों चाहिए होता है? कभी ऐसी शेप हो सकती है जिसपे आपको राउंड फ्रेम बेस्ट बैठता हो। ये लो, आपने फ्रेम के टूल को इस्तेमाल करने से पहले लेयर पैनल को जरा सामने रखो। इसके ऊपर मैं फ्रेम बनाता हूं। ये फ्रेम बन गया। अच्छा, जैसे ही आप फ्रेम ड्रॉ करते हो ना किसी भी इमेज के ऊपर, तो ऊपर आपको ये दो थंबनेल्स आते हैं। एक का लिखा हुआ है फ्रेम थंबनेल, और एक साइड के ऊपर ये आपका फ्रेम है और उसका एक थंबनेल आपको दिख रहा है। अब आपने इसके ऊपर इमेज लगाना है। अच्छा, इस फ्रेम को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, यहां से आगे पीछे कर सकते हो यहां से। और ये आपने जब फ्रेम ड्रॉ कर दिया है, तो अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। फाइल में जाओ, प्लेस एम्बेडेड में जाओ, और यहां से कोई अच्छा सा इमेज जो आपने पिक करके इसमें लगाना है लगा दो। लाइक ये लोड कर रहा है। ये लो जी, लोड हो गया। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर फ्रेम का साइज बड़ा छोटा करना हो तो क्या करेंगे, इमेज को आगे पीछे करना हो तो क्या करेंगे। फ्रेम ये है, ठीक है, इमेज ये है। जब आप फ्रेम पे क्लिक करोगे तो फ्रेम के हैंडल आएंगे, छोटा बड़ा कर लो। ये फ्रेम का साइज सेट हो रहा है। जहां तक इमेज का ताल्लुक है, जहां तक इमेज का ताल्लुक है, इमेज पे क्लिक कर दो। और इसका अगर आपने साइज वाइज करना, हैंडल लाने के लिए कंट्रोल टी कर लो, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको हो सकता है आपने उल्टाना हो, ऐसे रखना हो, ऐसे रखना हो, ऐसे रखना हो, या साइज थोड़ा बहुत आपने बड़ा छोटा करना हो। ये लो, ये इमेज की प्लेसमेंट हो रही है। और टिक कर दो। ये फ्रेम, इसकी एक और लैब देखो। ये एक मॉडल है। अब इस पे मैं दो फ्रेम, और मुझे सूट करती है राउंड शेप, तो मैं ये टूल लूंगा, इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा। ये एक फ्रेम आ गया। एक और लूंगा, यहां पे ड्रॉ करूंगा, ये दूसरा फ्रेम आ गया। अब आपने जिस फ्रेम पे ड्रॉप करना है उसको पहले क्लिक कर लो, और इमेजेस में जाओ। और जिसको आप यहां पे ड्रॉप करना चाह रहे हो ड्रैग करो, और इसके ऊपर जाके ड्रॉप कर दो। ठीक है जी, इसी तरह इस पे क्लिक करो, इस पे भी ड्रॉप करना है। और इमेज को अगर आपने एडजस्ट करना है तो उस फ्रेम पे क्लिक करो। फ्रेम को एडजस्ट करना है, फ्रेम को कर लो। लेकिन अगर आपने इमेज को करना है, इमेज पे क्लिक कर लो, और हैंडल लाने के लिए कंट्रोल टी कर दो। तो आपको दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स फ्रेम में, एक फ्रेम, दूसरा इमेज।
इमेज को तो आप अलग से डील करोगे। फ्रेम को अगर सेट करना हो तो फ्रेम पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से फ्रेम को साइज छोटा बड़ा जैसे करना चाहो, अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो बिलो पड़ा हुआ है उसके मुताबिक। ये अब आप पे डिपेंड करता है, फ्रेम को पहले एडजस्ट कर लो, बाद में भी करना एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से पकड़ के। तो एक फ्रेम होता है, एक उसके अंदर इमेज होता है, और बाद बाद आपको ऐसी पेजेस बनाने पड़ते हैं जिसमें फ्रेम्स को आपको दिखाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप अपनी जो कंपनी की टीम है उनके इमेजेस लगाना चाह रहे हो, एक पोस्टर बनाना चाह रहे हो। पोस्टर साइज हम ले लेते हैं, स्मॉल पोस्टर टैबलॉइड। इस पे आपने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाना है। फ्रेम टूल पे क्लिक करो। अब आप राउंड फ्रेम लेना चाह रहे हो या स्क्वायर? स्क्वायर ले लेते हैं। ये पहला फोटो यहाँ पे लगाना चाह रहे हो, दूसरा फोटो यहाँ लगाना चाह रहे हो, तीसरा फोटो यहाँ लगाना चाह रहे हो। ठीक है जी। फ्रेम की पोजीशन करनी हो, आप फ्रेम को पोजीशन अपनी मर्जी से कर लेना। यहाँ पे आपने कोई फोटो लोड करनी है, पहले क्लिक करो, फिर उस पर्सन की फोटो जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, उस फोटो को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आसान से तरीके हो सकते हैं फोटो को लाने के स्टूडेंट्स। सबसे आसान तरीका, आप उस फोटो को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। फोटो को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो। ये पहली फोटो आ गई। इसी तरह दूसरी फोटो को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। दूसरे फ्रेम में दूसरी फोटो आ गई। बेहतर है कि क्लिक कर दो फ्रेम पे, नहीं भी करोगे खैर है। तीसरी फोटो, ये लो, ड्रैग करके आपने ड्रॉप करना है, और जो इंफॉर्मेशन देनी है आपने इससे रेलेवेंट यहां पे टाइप कर लो। ये लो। ठीक है, टिक कर दो। ये आपका जो भी कंटेंट है, डिटेल है, यहां पे दे दो। दूसरे की इसी तरह, इसी तरह कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ऑल्ट के साथ। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कुछ इस तरह के फ्रेम्स बनाने की, तो ये एक सहूलत है कि फ्रेम बना के आप उसमें कंटेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट अ टूल नेम इज फ्रेम टूल। नेक्स्ट टूल। अच्छा, आज हम कुछ और जो रिमेनिंग टूल्स हैं जो अभी तक हमने नहीं किए हैं वो हम देख लेते हैं। एक टूल होता है आई ड्रॉपर टूल। ठीक है जी। आई ड्रॉपर टूल, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आई ड्रॉपर टूल को आप इस्तेमाल किस लिए करते हो ये मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पेज है, कोई पोस्टर है,
टूल्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि हम अगले 2 रोज में ये टूल्स को ख़त्म करेंगे। ये फिल्टर से रेलिवेंट, ये कुछ फिल्टर्स हैं, इससे रेलिवेंट मैं आपको थर्सडे वाले दिन एक रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। आप इसको फॉलो करके इन फिल्टर्स को मेरे साथ एक्सप्लोर रिकॉर्डेड वीडियो में कर लेना, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे फिल्टर हैं। जैसा मोबाइल में फिल्टर होते हैं ना, तो आप फोटोशॉप में भी जो फोटो एडिटिंग का टूल है, तो फिल्टर लगा के आप अपने फोटो को अपनी ज़रूरत के मुताबिक डॉक्यूमेंट को आप सेट कर सकते हो। ये मैं थर्सडे वाले दिन आपको सेंड करूंगा। तो आज और कल में पहले हमारा जो फर्स्ट जॉब टू कंप्लीट टूल्स, आई ड्रॉपर टूल। फ्रेम टूल मैंने बता दिया। ये जी आई ड्रॉपर टूल, आई इसकी शॉर्टकट की है। और आई ड्रॉपर के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आपको नजर आएंगे। और अगर आप आई ड्रॉपर टूल का सही यूज देखना चाहो, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में इसका यूज बताता हूँ। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर हमें अलाउ करता है कि आप अगर कोई कलर यहाँ पे कोई इमेज है वहां से लोड करना चाहो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज है लाइक दिस, कोई इमेज ले लेते हैं जिसमें थोड़े से कलर्स भी हों, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो कलर्स की। चलो ये ले लेते हैं। ले जी, ये एक इमेज आ गया। कार्ड्स के ऊपर एक आर्टिकल है, और यहाँ पे आपने डिफरेंट जो कलर्स को यहाँ पे आपने शेप्स के थ्रू उसके अंदर फिल करना है। मिसाल के तौर पे काम करते हैं, एक नई लेयर बनाते हैं, उस नई लेयर को मैं नीचे रखता हूँ, उसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक इमेज है। और अगर आप चाह रहे हो ये इमेज एक फ्रेम में आता कॉर्नर पे, कर लेते हैं, डिलीट करके इस इमेज को एक फ्रेम बना लेते हैं। एक फ्रेम बनाया, इसके अंदर इस इमेज को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूं। एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। ये स्क्वायर इसलिए बना है क्योंकि मैंने फ्रेम स्क्वायर था। अगर आप राउंड में इंटरेस्टेड हो, राउंड बना लेते हैं। फ्रेम एंड कंटेंट दोनों डिलीट करना है, यस। राउंड ये ले लो, ठीक है। ये हमारे पास एक आर्टिकल है, और इसके ऊपर टाइटल में लिख देता हूं। ये लीजिए, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइटिंग करनी है, कर दी अबाउट कार वगैरह वगैरह। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं कुछ शेप्स बनाता हूँ, चलें आपको एक काम करके दिखाता हूँ। एक शेप बनाई, एलिप्स। इसके अंदर मुझे कलर फिल रिक्वायर्ड है, तो कलर आपको पता है यहाँ से हो जाएगा। जो भी कलर देना है, कलर यहाँ पे इस तरह आपका हो जाएगा।
मैं ये चाह रहा हूं कि सर मेरी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाह रहा हूं ये कार्ड्स के अंदर कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये कलर को मैं पिक करना चाह रहा हूं और इस सर्कल के अंदर ड्रॉप करना चाह रहा हूं। पहली बात कि ये पिक करने के लिए कोई टूल है? पिक करने के लिए टूल है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्लिक करो और ये आपको देखो, जो कलर आप क्लिक करोगे वो फोरग्राउंड में आ जाएगा। इधर ब्लैक है ना इस वक्त, ये देखो, ये देखो, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उस पॉइंट का कलर आपका लोड हो जाता है इधर फोरग्राउंड में। आप मिसाल के तौर पे ये ऑरेंज वाला कलर पिक करना चाह रहे, ये देखो। आप मिसाल ये पिक करना चाह रहे, ये देखो। जिस एरिया पे क्लिक करोगे, डार्कर पॉइंट पे क्लिक करोगे डार्क शेड आ जाएगा, लाइटर पे करोगे लाइट शेड आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है। ये पिक करने के लिए है। और जब पिक कर लेते हो तो उसको आपने ड्रॉप किधर करना है? मिसाल के तौर पे आपने इसमें ड्रॉप करना है। अब इसमें ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें ड्रॉप करने का एक तरीका ये होता है, पेंट बकेट यूज कर लो, लेकिन इसके ऊपर अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा पहले इसको रास्टराइज बनाओ चूंकि वेक्टर शेप है। ओके कर दो, ये फिल हो गया। इसका मतलब कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो जहां पे आपने कलर पिक करने हो, ये लो कलर पिक कर लिया और यहां पे आके इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूं। क्लिक करो, पहले क्लिक कर लेना, फिर ये बकेट में जाना, ये ड्रॉप कर देना, ये लो। इसी तरह एक और कलर पिक करना है फ्रॉम फॉर एंड, एंड पे एक कार पड़ी हुई है, ये इस कलर को पिक करना है आपने मिसाल के तौर पे। ये कलर पिक हो गया, ठीक है। पिक तो का हो गया, अब आपने इसको ड्रॉप करना है। पहले शेप को सिलेक्ट करो, फिर बकेट को सिलेक्ट करो और फिर इसको रास्टराइज करो और फिर इसको अंदर इसको पेस्ट कर दो। इस तरह ये देख रहे हो, आई ड्रॉपर का मकसद क्या होता है? कलर को पिक करना। अब अगर आई ड्रॉपर को दोबारा से एक दफा फिर समझो बात को, इसमें दो चीजें होती हैं। आप फोरग्राउंड कलर को पिक करना चाहो तो आई ड्रॉपर पे जाओ और क्लिक कर दो, फोरग्राउंड कलर यहां आ जाएगा। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलर को पिक करना चाहो फ्रॉम दिस, ऑल्ट के साथ कीजिएगा, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ बैकग्राउंड कलर चेंज होता है और सिंपल क्लिक के साथ फोरग्राउंड कलर चेंज होता है। अब इसको अगर आप चाहो तो आप इस यहां पे भी रख सकते हो, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, लाइक दिस। ठीक है, तो आई ड्रॉपर का मकसद क्या होता है? कलर को पिक करना फ्रॉम वेयर एवर यू वांट, ठीक है। जिस कलर पे पिक करोगे वो फोरग्राउंड में आ जाएगा, ये देख रहे हो। जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ फोरग्राउंड में चेंज हो रहा है, ये वाला। बैकग्राउंड चेंज करना है तो ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। कहीं से भी पिक कर सकते हो, किसी पॉइंट से भी पिक कर सकते हो। ऑल्ट के साथ बैकग्राउंड सेट होता है और विदाउट ऑल्ट फोरग्राउंड सेट होता है। आई ड्रॉपर का यही काम होता है, ठीक है जी। और अगर बाल का आपको यहाँ पे ब्रश के साथ कुछ पेंट करना है और आप कहते हो सर
मुझे कलर लोड करना है, ये ऑरेंज वाला, तो मैं कहूँगा आई ड्रॉपर ले लो, ऑरेंज वाला कलर लोड कर लो, ये लो, आ गया। अब ब्रश में चले जाओ, ब्रश में जाके यहाँ पे टॉप ऑफ द लेयर एक न्यू लेयर बनाओ और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दो, साइज बड़ा करके। ब्रश का लेसन मैंने आपको पहले ही दिया था, उसमें ब्रश में सपोज कैंगरू आप लोडेड है, ये लो। चेंज करना है कुछ और, या एलिफेंट लेना है, ओके, ले लो, साइज बड़ा कर लो। तो जो भी आपका कलर होगा फोरग्राउंड, वो आपका पिक होके आप फिर उसके थ्रू उसके इस्तेमाल करके एक अच्छा सा डिजाइन अपना रेडी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट आई ड्रॉपर। अब आई ड्रॉपर के अलावा अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स होते हैं ना, वो तीन कलर्स प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। क्या कलर्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर? तीन कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी भी बोलते हैं, या आप उसके स्क्रीन कलर्स भी बोलते हैं। अच्छा, एक होते हैं प्रिंट मीडिया कलर, वो होते हैं CMY के। डिजिटल मीडिया के लिए RGB, और प्रिंट मीडिया के लिए प्राइमरी मॉड, ये होते हैं। बाकी जो भी कलर्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स, वो मिक्स होके बनते हैं। अब आप अगर ये मालूम करना चाहो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये जो कलर है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये होता है कलर सैंपल टूल। ये कलर सैंपल टूल क्या करता है, जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो ना, उसकी सैंपलिंग करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन आ गई। इस पॉइंट के जो यहां पे लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन है लोडेड। ये आर की वैल्यू दिख रही है 2 134, बी की 166। अगर आपने किसी और पॉइंट की इंफॉर्मेशन लेनी है, उस पॉइंट पे क्लिक कर दो, ये लो, ये पॉइंट नंबर 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। 255 रेड है, ग्रीन 125 है, ब्लू 33 है। अगर आपने किसी और पॉइंट की इंफॉर्मेशन लेनी है, मिसाल के तौर पे आपने इस पॉइंट के बारे में जानना है कि ये कलर क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट भी आ जाएगा और साथ में पॉइंट नंबर 3, और ये इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। रेड की वैल्यू क्या है, जो कि प्राइमरी कलर 248 है, ग्रीन 188 है, ब्लू 195 है, ये इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो मतलब हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन ये इसकी लेनी है। एलिफेंट का कलर, ये लो, पॉइंट नंबर 4। इस टूल का नाम होता है इन्फो टूल या कलर सैम्पलर टूल। इसमें आपको दिखाई देती हैं इंफॉर्मेशन कि कलर की प्रेजेंस किसकी कितनी है, RGB में आर कितना, ग्रीन कितना, ब्लू कितना। जिस पॉइंट पे भी क्लिक करोगे उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे लोड हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 नंबर के साथ, ये नंबर इधर भी नजर आ रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड कर देता है। ये आपको कलर इन्फो, बात आपको प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है, स्क्रीन के ऊपर कलर की प्रेजेंस को चेक करना होता है, किसी को बताना होता है, कन्वे करना होता है कि इस पॉइंट में, इस इमेज में इसकी करंट वैल्यू क्या है, पिक्सल की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पर ये इमेज देखो, साइड पे कर देता हूँ, ये इमेज देखो, इसमें कार्ड्स पड़ी हुई हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इस कलर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लिक करो इस पॉइंट पे, ये इंफॉर्मेशन आ गई नीचे। आर की वैल्यू 32, जी की 1 एंड बी की 6। क्योंकि बहुत डार्क कलर है, जरा मैं क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो, ये चूंकि ब्लैक के पास है, तो आमतौर पे RGB की प्रेजेंस जीरो हो जाती है प्योर ब्लैक के ऊपर। ये देखो, जहां कहीं प्योर ब्लैक होगा ना, ये वैल्यू आपकी तीनों की तीनों जीरो हो जाती है, और जहां प्योर व्हाइट होगा, तीनों की तीनों वैल्यू 255 हो जाती है। ये कलर की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। ग्राफिक डिजाइन को बाजू का रिक्वायर्ड होता है, तो ये इस टूल से आप ले सकते हो। अगली बात, दो टूल्स के बारे में बताने लगा हूं। एक टूल है नोट टूल,
एक है काउंट टूल। पहले काउंट टूल के बारे में बताता हूं। एक इमेज लेते हैं जहां पे आपको काउंटिंग रिक्वायर्ड है, काउंटिंग करना चाह रहे हो, कभी जरूरत पड़ जाए। मिसाल के तौर पर ये इमेज है, ओपन करते हैं। ऐसे ग्राफिक डिजाइनर आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है कि अगर आप चाहो कि मुझे काउंट करना है कि कितनी विंडोज हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच विंडोज हैं, नंबरिंग करनी है, तो काउंट का टूल अवेलेबल है। कभी जरूरत पड़े काउंट टूल को ऑन करो, 1 2 3 आप पे यहां पे लोड हो गया। ऊपर देखो, मार्केट साइज, लेबल साइज और ये कलर। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कलर रेड आए, ओके, रेड आ गया। और यहां पे आपने विंडोज की काउंटिंग करनी है, डोर्स की काउंटिंग करनी है, ट्रीज की काउंटिंग करनी है, कार्स अगर खड़ी हैं कार्स की काउंटिंग करनी है। तो ये मैं पहले विंडोज की काउंटिंग करने लगा हूं। चार विंडोज हैं मिसाल के तौर पे, या दो विंडोज हैं और दो डोर्स हैं। एक विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, और एक डोर ये, एक डोर ये, काउंटिंग करूं। पहले मैं विंडोज की काउंटिंग करता हूं। ये देखिएगा, यहां क्लिक करता हूं, ये 1 आ गया। यहां क्लिक करता हूं, ये 2 आ गया। यहां क्लिक करता हूं, ये 3 आ गया। नंबरिंग आ रही है जनाब, ये देख रहे हो। लेकिन आपको कि सर छोटा बहुत है साइज, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा लगता। चलें, हो गया। अब आप जरा ये डोर्स की काउंटिंग में नंबर जरा बड़ा करते हैं और कलर भी ब्लू करते हैं। कलर तो यहां से चेंज होता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका एक ग्रुप जिसमें काउंटिंग आपने कर दी है, अब आप डोर्स की काउंटिंग करना चाह रहे, ग्रुप बना लेते हैं नया, न्यू। इसका नाम रखते हैं डोर्स। ब्लू कलर ले दिया। मार्कर का साइज मैक्सिमम 10 होता है। मार्कर का मतलब छोटा सा स्पॉट नजर आएगा। लेबल साइज फॉन्ट होता है, जिसको आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हो। मैंने अब डोर्स की काउंटिंग 1 2 3, ये देखो, चेक कीजिएगा। ये देख रहे हो नंबर कितना बड़ा लगा। चूंकि आपने कलर ब्लू कर दिया। मार्कर ये होता है, स्पॉट को मार्कर बोलते हैं। 10 मार्कर साइज मैक्सिमम होता है। फॉन्ट साइज नंबर का जितना बड़ा मर्जी और कर लो, इस वक्त 36 है। कलर आप अपनी मर्जी से जो चेंज करना है कर लो। अब मुझे ट्रीज की काउंटिंग करनी है। एक काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं ट्रीज का। कलर बताओ। कलर मैं कहता हूं चलो ग्रीन कर लेते हैं, डार्क। फॉन्ट 36 ही रहने देते हैं, मार्कर भी यही रहने देते हैं। और ये ट्रीज की काउंटिंग होने लगी है। चेक कीजिएगा। ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 2, एंड सो ऑन। यहाँ पे काउंटिंग जब आपको रिक्वायर्ड होती है तो काउंट टूल आपको यहाँ पे हेल्प करता है। अब आप ट्रीज के काउंटिंग को ऑफ देखना चाह रहे हैं, ये लो, ट्रीज की काउंटिंग ऑफ। आपने डोर्स की काउंटिंग ऑफ करनी है, डोर्स को क्लिक करो, डोर्स की काउंटिंग ऑफ। और अगर आपने विंडोज की काउंटिंग ऑफ करना चाह रहे हो, काउंट पे क्लिक करो। ये चूंकि आपने नाम यही रखा है काउंट, रीनेम करना है रीनेम भी कर सकते हो। अगर आप रीनेम में इंटरेस्टेड हो, नाम चेंज कर दो। अगर आप विंडोज की काउंटिंग को डिलीट करना चाह रहे हो, ये लोग डिलीट, दोबारा से बना देते हैं एक ग्रुप विंडोज। काउंटिंग के लिए लेवल 36 ले लेते हैं। अब विंडो की काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। कलर जो आपको पसंद है वो आप कर लो। ये देखिएगा, काउंट टूल क्लिक किया, कलर यहां से बताया, फॉन्ट यहां से बताया, मार्कर यहां से बताया, ग्रुप आपने इस विंडो ऑन किया हुआ है। ये काउंटिंग 1 2 और ये 3।
आपको अगर ज़रूरत है काउंट टूल का इस्तेमाल करना है कर लो, नहीं चाहिए इनको डिलीट कर दो। ये लो, तो काउंट टूल होता है काउंटिंग के लिए। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो काउंट टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है, काउंट करता है। अच्छा, बाद वक़्त आपके इमेज होता है और इमेज के अंदर आपको नोट्स डालने होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक नोट डालना है, नोट टूल होता है यहाँ पे। नोट टूल आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हो साइड पे, ये देखो नोट्स का आ गया। टोटल नंबर ऑफ विंडोज आर 3, एक नोट डाल दिया। एक और नोट डालते हैं, एक नोट मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपने कार के लिए कोई नोट डालना है, इमेज के अंदर कार के लिए कोई नोट डालना है, क्लिक करो। दिस इज नोट अबाउट माई कार, कलर ऑफ कार इज ब्लू, मॉडल इज 2000, वगैरह वगैरह। अब आप अगर इन नोट्स के ऊपर जंप करना चाहो यहां से कर सकते। दिस इज नोट 1 अबाउट दिस, टोटल नंबर ऑफ विंडोज। दिस इज नोट 2, जो आपने नोट 2 दिया है, और नोट 3 कार का। इसको अगर आप थोड़ा सा साइज छोटा करो, जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये आपके कितने नोट्स दिए इस इमेज के ऊपर? 3। यहां से देखे सकते हो, एक ये है, सॉरी 2 ही दिए हैं, एक ये है, एक ये है। अगर इस नोट को पढ़ना हो, ये इस वक्त नोट नंबर 1 की इंफॉर्मेशन है, ये नोट नंबर 2, ये। बाद का आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, कोई आप लेआउट बनाते हो, कोई आपने फ्लायर बनाते हो, कोई आपने टाइटल पेज बनाते हो, कोई लोगो बनाते हो, तो नोट्स बाद का आपको देने पड़ते हैं। आप अपनी टीम को ब्रीफ करने के लिए, टीम को गाइड करने के लिए, इमेज के बारे में डिटेल देने के लिए नोट्स आपको बाद का रखने पड़ते हैं। तो नोट्स आपके लाने का तरीका क्या होता है कि नोट टूल ऑन करो और जिस जगह पे नोट देना है वहां पे क्लिक कर दो, ठीक है, और यहाँ पे जाके बता दो टू डोर्स इन दिस इमेज, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। ये नोट्स आप यहां से जाके चेक भी कर सकते हो। ये पहला नोट, ये कार के ऊपर दूसरा नोट, और ये विंडो एंड डोर के दरमियान में तीसरा नोट। अगर आपको नोट रखने हो, कोई भी प्रोजेक्ट के रेलेवेंट नोट्स डालने हो, यहाँ पे नोट्स आप डाल सकते हो। अगर नोट्स नहीं रिक्वायर्ड, नोट को क्लिक करके डिलीट कर दो, ये लो, क्लिक करके डिलीट कर दो, ये लो, आखिरी रह गया, ये भी डिलीट हो गया। इस तरह आप अपने जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें नोट्स डाल सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। आप इसमें जो है वो आई ड्रॉपर के थ्रू कलर को पिक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अगली बात, मैंने आपको कुछ दिन पहले ब्रश टूल करवाया था। इसमें एक टूल होता है कलर रिप्लेसमेंट का, कलर रिप्लेसमेंट का। बाद वक़्त आपको कलर रिप्लेस करने में दिक्कत होती है, आप कलर को रिप्लेस करना चाह रहे हो। अब कलर आप रिप्लेसमेंट कैसे करते हो? सबसे पहले आपने कलर को पिक करना होता है, पिक कर लिया, उसके बाद जिस कलर के साथ रिप्लेस करना है वो कलर ऑन कर दिया, और यहां पे पेंट करना शुरू कर दिया। कलर्स में आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगी।
बाकी किसी जगह पर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। ठीक है, ये कलर रिप्लेसमेंट की एक टूल है, कभी आपको इस्तेमाल करना हो आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसका एक और प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे ये विंडो है, इमेजेस है ना, इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप कलर्स को चेंज करना रिक्वायर्ड हो, आप उसको चेंज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टूल का नाम है कलर रिप्लेसमेंट। आज मैं कोशिश करूंगा अगले 20 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट लैब्स आपको बता दी जाएं, कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इन लैब्स के थ्रू अपना काम कर लो। ये देखिए, ये इमेज लेके आता हूँ, ओपन करता हूँ। ये एप्पल्स आपको नजर आ रहे होंगे, अनलॉक कर दो। एप्पल्स आपको नजर आ रहे होंगे ये। आप कलर पहले पिक करोगे, पहले कलर आपने पिक करना है जिसको रिप्लेस करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ग्रीन कलर है, इसको रिप्लेस करना है। अब ये रिप्लेस कैसे होगा? आपने यहां पे मॉड रखना है कलर, इस टूल को क्लिक करना है। टूल का नाम है कलर रिप्लेसमेंट। इस कलर को जो इस दायरे में आ रहा है, इसको पहले पिक करो, इसको पहले पिक करो ऑल्ट के साथ। कलर पिक हो गया और ये यहां पे भी आ गया। ठीक है, इसको पिक तो कर लिया, अब आपने इसको किसी दूसरे कलर के साथ रिप्लेस करना है। मिसाल के तौर पे चले मैं रेड कर देता हूं। ये लो, ये कलर को रिप्लेस कर रहा है। ये आपका कलर रिप्लेस कर रहा है। अगर आप कहो सर सिर्फ इस एप्पल को करना था, बाकियों को नहीं करना था, मसला ही कोई नहीं, अंडू करते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपने पार्ट ऑफ द इमेज को रिप्लेस करना है, तो पहले सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बेशुमार टूल्स हैं, तो मैं क्विक सिलेक्शन की तरफ जाऊंगा। मुझे सिर्फ ये वाला एप्पल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने एप्पल सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इस कलर को रिप्लेस करना है। कलर रिप्लेसमेंट टूल पे गए, सबसे पहले जो कलर आप इसमें चेंज करना है उसको ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करना। ये हो गया पिक। अब आप जो नया कलर देना है वो बताओ। ब्लू कर देते हैं मिसाल के तौर पे, और इसको क्लिक करके मैं रिप्लेस जिसके साथ करना है फोरग्राउंड में वो डाल देता हूं। और ये देखो, ये उसने उस कलर को उसके अंदर पेंट करना शुरू कर दिया। जो पिक्सेल्स हैं उसके उतने हिस्से में पेंट करना शुरू कर दिया। ये नीचे वाले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन आपकी नहीं है। सिलेक्शन अगर आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड आप करने के लिए अगेन इसमें चले जाओ और थोड़ा सा सिलेक्शन को एक्सटेंड कर लेते हैं यहां तक। ठीक है, अब आप इसमें पेंट करना चाहो आप कर सकते हो कलर रिप्लेसमेंट से। कंट्रोल डी करो। इस तरह आप कलर्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपने रखना है। ये जिस तरह मैंने आपको बोला कि बालकात आपके पास ऐसे इमेजेस होती हैं जिसमें आपको कलर्स को रिप्लेस करना होता है विद सम डिफरेंट कलर। जैसे ये देखो, ये एक इमेज है, एक इमेज है, इसके अंदर कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है,
आप चाह रहे हो जो कलर इस फ्लावर्स का है ये वाइट वाले उनको भी उस तरह का कलर दे दिया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने चूज करना है वो कलर जो आप रिप्लेस करना चाह रहे हो। तो पहले तो ऑल्ट के साथ वो चूज कर लो। फिर जिसके साथ रिप्लेस करना है वो आई ड्रॉपर से सिलेक्ट कर लो। अब फिर इसको कलर रिप्लेसमेंट टूल के साथ इसको चेंज कर दो। ये बाकियों को इसलिए कर रहा है क्योंकि सिलेक्शन आपने नहीं की। सिलेक्शन कर लोगे तो सिर्फ उतने हिस्से को करेगा, वरना सारे को पेंट करना शुरू कर देगा। ये देख रहे हो कलर रिप्लेसमेंट हो रही है। और अगर आप चाह रहे थे फ्लावर में होती तो फ्लावर को सिलेक्ट कर लेते हम लोग। जहां कलर डार्क है वहां पे डार्क पेंटिंग हो रही है, जहां लाइट है वहां लाइट पेंटिंग हो रही है, लेकिन कलर वो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ये एक्चुअली करता है क्या है कि आपके एरिया जो आपने मेंशन करते हैं उसके अंदर पेंट करना शुरू कर देता है, उस कलर के ऊपर नया कलर पेंट करना शुरू कर देता है। ये पेंट कर रहा है, जो आपका कलर सिलेक्टेड है उसको उसके ऊपर पेंट कर रहा है। अगर आप चाह रहे हो कलर चेंज करना है, कोई और लेना है, ये देख रहे हो ये बेरीज लग रही हैं, आप ये वाला कलर उसके ऊपर पेंट करना है। तो सबसे पहले तो आपने जाना है पिक करने कलर। ये पिक हो गया कलर। ठीक है, यहां पे आ गया। अब आप कलर रिप्लेसमेंट पे चले जाओ और यहां पे पेंट शुरू कर दो। अब दूसरा कलर पेंट शुरू कर दिया उसने। कलर रिप्लेसमेंट रिप्लेस करता है कलर को। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप कलर्स को यहां से चेंज कर सकते हो। रिप्लेसमेंट करता है कलर रिप्लेसमेंट। देख रहे हो अब इनको भी इसलिए रिप्लेस कर रहा है क्योंकि आपका करंट लोडेड कलर ये है। तो इसको कलर को जब आप चेंज करोगे फिर सम अदर कलर्स, तो उसके साथ वो उसको पेंट करना शुरू कर देता है। अभी आपका ऑरेंज वाला आ गया शेड। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो भी आपका कलर रिप्लेस किया जाएगा वो आप यहां से पिक करके उस के अंदर और पिक्सल्स को पेंट करना शुरू कर देता है। कलर रिप्लेसमेंट। अच्छा, बाज़ औक़ात आपके ऐसे इमेजेस भी होते हैं, वापस कर देता हूँ हर चीज। बाज़ औक़ात आपके ऐसे इमेजेस भी होते हैं जिसमें आप कलर मिक्सर इस्तेमाल करके उस इमेज को अच्छा बनाना चाह रहे हो, खूबसूरत बनाना चाह रहे हो। मिक्सर मिक्सर ब्रश करता क्या है कि आप जो कलर यहां पे फोरग्राउंड रखोगे, जो भी रखोगे, जो भी कलर आप यहां पे रखोगे उसको लोड कर देगा ऊपर मिक्सर ब्रश के तौर पे। और फिर आप इसके ऊपर इस कलर के साथ पेंटिंग करोगे, उस कलर के साथ मिक्स करोगे। ये देखो ग्राउंड के पिक्सल उस ग्रीन पिक्सल के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। बाद का ये होता है कि आप इमेज के अंदर जो मौजूद है कंटेंट उसको दिखाना नहीं चाह रहे, तो मिक्सर ब्रश से उसको हाइड कर सकते हो। अब इसके हाथ में, लेडी के हाथ में फ्लावर्स थे ना, लेकिन आपने ग्रीन ब्रश को लिया और ग्राउंड के ऊपर मौजूद कलर के साथ उसको ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया। अब देखने वाले को ये आइडिया नहीं होगा कि ये एक्चुअली था क्या। मिक्स हो गया ना, ये देखो नीचे भी देखो, ये नीचे वाली ग्राउंड को देखो, ग्रीन आपने लोड किया हुआ है। आपको सर ग्रीन के अलावा कुछ और कर लें, कर सकते हो, ये लो रेड कर लेते हैं। और अब आपका कलर जो ग्राउंड के ऊपर है, ये जो इसके साथ उसको कलर को ब्लेंड कर देगा। कभी अगर आप जरूरत समझो ये आप कर सकते हो। आप फेस को भी कर सकते हो।
मिसाल के तौर पे मॉडल का फेस दिखाना नहीं चाह रहे, उसकी फीचर्स को आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप मिक्सर ब्रश से इसके ऊपर पेंट कर दो। ये लो, आप उसके फेस की प्रेजेंस को दिखाना नहीं चाह रहे। ऊपर देखो, ब्रश मैंने रेड लोड किया हुआ है, ग्राउंड कलर स्किन है, स्किन के साथ उसको मिक्स कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं मिक्सर। फेस की आपने सारी फीचर्स ही गायब करनी है। बाज़ औक़ात ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, कवर पेजेस होते हैं जिस पे आप मॉडल के फेस को नहीं दिखाना चाह रहे। एक तो होता है ना ब्लर कर देना, ये ब्लर नहीं कर रहा, ये मैं एक्चुअली मिक्सर ब्रश के साथ उसको पेंट कर रहा हूं। कभी अगर आप जरूरत समझो तो ये आमतौर पे ना बैकग्राउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक नया मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ पोस्टर के लिए, मिसाल के तौर पे ये पोस्टर के लिए एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और उसके ऊपर मैं एक इमेज लेके आया लाइक दिस, ठीक है। इस इमेज को ओपन किया, या चलें इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। इस इमेज को ओपन किया, मैं चाह रहा हूं इसकी बैकग्राउंड जो है ना, इसकी बैकग्राउंड को मैं टिक कर देता हूं और इसको बैकग्राउंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं विदाउट शोइंग द मॉडल। तो मिक्सर ब्रश ले लो, कलर बता दो, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स है, क्लिक करना पड़ेगा। ये रास्टर बन गई, रास्टर बन गई, साइज थोड़ा बड़ा कर लो ब्रश का। मिक्सर ब्रश नाम है, मिक्सर ब्रश आखिरी वाला, ठीक है। और ये देखो आपके पिक्सल्स को वो मिक्स कर रहा है ब्रश के साथ। एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहे थे, एक इमेज को डिस्टॉर्ट करके। नहीं जी, मिक्सर ब्रश से ये आपने काम किया। और इसके ऊपर अपना कंटेंट बना लेते हैं। ये लो, साइज छोटा कर लेते हैं, कलर वाइट कर लेते हैं। कोई स्टोरी राइटिंग आ गई, कोई इस तरह का कंटेंट आ गया, तो आपने मिक्सर ब्रश से इसका जो ग्राउंड है उसको इस तरह मिक्स किया कि एक्चुअली प्रेजेंस उसकी नजर ही नहीं आ रही था क्या। एक आर्टिकल लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। और मिक्सर ब्रश से आपने उसकी एक्चुअल पिक्सल्स को मिक्स कर दिया ब्रश के साथ कि वो पता ही नहीं लग रहा है क्या। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है तो मिक्सर ब्रश वहां पे आप इस्तेमाल करके अच्छा सा काम कर सकते हो, अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो। तो दिस इज ब्रश पेंसिल तो मैंने पहले बता दिया था, आज मैंने कलर रिप्लेसमेंट के बारे में बताया और मिक्सर ब्रश के यूज करना आपको सिखाया। अच्छा जी, अभी जाने से पहले मैं आपको अरेजर टूल के बारे में मैंने लाइट सा डिस्कस किया था। आज आपको बैकग्राउंड अरेजर और मैजिक अरेजर में फ़र्क क्या है ये भी आज ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल हम टूल्स पे आएंगे। ये टूल्स को हमने देखना है कल, ब्लर को, फिर यहाँ पे एक टूल देखना है डॉज टूल वगैरह, छोटे छोटे दो तीन टूल रह गए हैं। फिर मैं आपको फिल्टर्स के ऊपर लेके जाऊंगा और ख़ास तौर पे ये फिल्टर्स हैं लिक्विफाई, वैनिशिंग पॉइंट, ये हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। आज जाने से पहले मैं आपको अरेजर के बारे में अगर बताऊं, अरेजर अरेज करने के लिए होता है, कुछ भी हो उसको अरेज करने के लिए होता है। लाइक आपके पास एक पोस्टर बनाने के लिए आप गए, एक इमेज पड़ा हुआ है,
ये एक इमेज है। ठीक है, एक इमेज है। टिक कर दो, ये इमेज आ गई यहाँ पे। अगर मैं आपको कहूं कि इस इमेज को अगर हम अरेज करना चाहें तो अरेजर यहाँ पे मौजूद है, ये अरेजर। ब्रश और अरेजर में फर्क है स्टूडेंट्स। ब्रश ये ऊपर पड़ा हुआ है, और एक अरेजर। ब्रश से क्या होता है, आप हमेशा, मैं आपको ब्रश के बारे में ये कहता हूं कि डायरेक्ट इस इमेज को ना हिट करो, एक नई लेयर बना लो। और ब्रश के स्ट्रोक्स जहां लगाने हैं, जिस तरह का आपको ब्रश का स्ट्रोक चाहिए लिस्ट में से ले लो। बेशुमार ब्रशेज हैं, ये ले लो। सॉलिड लेना है आपने, राउंड लेना है, जो भी ब्रश लेना है आप ब्रश से। और साइज जो करना है आप साइज इसका कर लीजिएगा। जो हाँ पेंट करनी हो आप पेंट करके ब्रश के स्ट्रोक के साथ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। कल को अगर ब्रश नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, मसला ही कोई नहीं। ब्रश तो पेंट करता है। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं। एक होता है अरेजर। अरेजर अरेज करता है। और जब तक ये इमेज आपका वेक्टर है, रास्टर नहीं होता, अरेज नहीं होता। अगर मैं अरेज करना चाहूं समथिंग, लाइक यहां से कॉर्नर से अरेज करना है, क्लिक करूंगा, ओके अच्छा कर देता हूं। ये लो, साइज बताओ अरेजर का। क्लिक करो, क्लिक करो, ये अरेज हो गया। जब ये अरेज होगा, ऑब्वियसली नीचे जो सरफेस है वो कलर विजिबल हो जाएगा। इसको मैं येलो कर देता हूं या रेड कर देता हूं, ये देखिए। अब नीचे जो कलर है बैकग्राउंड का वो येलो है। अगर आप यहां से अरेज करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेयर को क्लिक कर लेना, फिर अरेज करना, ये देखो। ये अरेज हो रहा है। ये आपके इमेज के पिक्सल्स को खत्म कर रहा है। जब वो खत्म होंगे तो ऑब्वियसली नीचे वाले पिक्सल आपको नजर आएंगे। अंडू कर देता हूं। एक होता है मैजिक अरेजर और एक होता है बैकग्राउंड अरेजर। ठीक है, एक बैकग्राउंड अरेजर भी होता है। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है बैकग्राउंड्स खत्म करने के लिए, बैकग्राउंड अरेजर बैकग्राउंड अरेज करने के लिए होता है। अब मैं आपको अगर मिसाल दूं, हमारे पास एक इमेज है जिसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। ये जैसे हमारे पास ये मॉडल है। ये देखो जरा, बाद में इस तरह के इमेजेस आ जाते हैं आपके पास। बस लास्ट 5 मिनट्स इमेजेस हैं कुछ इस तरह। इसका बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपको फोटो आ गई और फोटो का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। फोटो को अगर आपने बैकग्राउंड को रेज करना हो तो ये अरेजर होता है, बैकग्राउंड अरेजर। ठीक है, और बैकग्राउंड इरेजर से सबसे पहले तो आपने कलर बताना होता है, जो कलर आपको यहां से अरेज करना है। क्लिक कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब आप अरेजर का साइज बड़ा कर लो, और ये देखो। अब आपका इसमें एक चीज की एहतियात करनी है स्टूडेंट्स, कि टॉलरेंस आपने कम रखनी है। ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिए,
टॉलरेंस को कम रखना, वरना आपका ओरिजिनल इमेज भी डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे ये देख रहे हो फेस के बिहाइंड मैं अरेज करने जा रहा हूँ, आपने ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, पहले एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको अरेज करना है, उसके बाद आप अरेजर को यूज कर लो। और बेटर है, आप एक काम करो, इस मॉडल की सिलेक्शन कर लो। ये लो। मॉडल की सिलेक्शन हो गई। इसको अब इन्वर्स करना है मैंने। कल मैंने आपको एडजस्टमेंट्स करवानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये ये मैंने कंप्लीट करवानी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल आती मैं एडजस्टमेंट पहले करवाऊंगा, फिर टूल्स जो दो चार रह गए हैं वो आपको करवा दूंगा। एडजस्टमेंट हमने करनी है। इफेक्ट्स हम कर चुके हैं वीकेंड पे। एडजस्टमेंट मैंने करनी है और मास्क के बारे में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल का लेक्चर फोटोशॉप में वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। कल का लेक्चर मिस नहीं करना स्टूडेंट्स। कल मैंने मास्क करवाना है, एडजस्टमेंट करवानी है, ठीक है। अब पहले इसको देख लो, ये टूल का काम क्या है। इस टूल का काम है अरेज करना। सबसे पहले तो आपने अपने एरिया को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्शन टूल से, इसको इन्वर्स कर देना। ये इन्वर्सन। अब आप सुकून से ना अपना एरिया सिलेक्ट करो जिसको अरेज करना है, बैकग्राउंड जिसका अरेज करना है। ऑल के साथ वैसे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपने अरेजर को यूज कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपका बैकग्राउंड इरेजर आपको हेल्प करेगा कि उन स्पॉट्स को जो यहाँ पे हैं उनको ख़त्म कर दे। अब बैकग्राउंड इरेजर, बाद का आपके इमेजेस होते हैं उसमें बैकग्राउंड इरेजर से आपको इमेज का बैकग्राउंड ख़त्म करना रिक्वायर्ड होता है। तो आप बैकग्राउंड इरेजर से ये काम कर सकते हो। ये देखो, बिल्कुल इमेज आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप अगर चाहो इसका बैकग्राउंड में नई नई न्यू लेयर बना के नीचे रखो, उसके अंदर फिलिंग कर लो। येलो करनी है, ग्रीन करनी है, ब्लू करनी है, जो भी आपने देनी है उसको। यहाँ पे कुछ आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये बैकग्राउंड इरेजर से इसको पहले रिमूव पहले अच्छी तरीके से कर लेना। तो बैकग्राउंड इरेजर आमतौर पे अरेज करने के लिए होता है। बैकग्राउंड में जो आपका कंटेंट पड़ा होता है उसको अरेज कर देता है, जो भी आपका मौजूद है। अच्छा, एक होता है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर आमतौर पे इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपके पास इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे चलो ये ले लेते हैं, ये एक मॉडल है। अगर आपने बैकग्राउंड इरेजर यूज करना हो, अनलॉक कर लो। ये मैजिक मैजिक इरेजर पे जाओ और यहां पे क्लिक कर दो। बस इतनी सी बात। बस ध्यान से आपने करना है कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना हो जाए। ये मैजिक इरेजर है। बाकी न्यू लेयर क्रिएट करो। करने के बाद यहाँ पे कोई भी इमेज को प्लेस करवा लो। इसका बैकग्राउंड इरेजर से कर लो या ये यूज कर लो, आप इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। ये लो। और वैसे ये ज्यादातर हमें मैजिक इरेजर वहां इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे सिमिलैरिटीज ज्यादा हो, जैसे ये एक इमेज है। कल वेरी इंपॉर्टेंट,
सेगमेंट हमारा, कल का लेक्चर मिस नहीं करना आप लोगों ने। ये देखो जी, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि मैजिक इरेजर से ये पिक्सल को ख़त्म कर दो, ये लो, इधर वाले को ख़त्म कर दो, ये लो, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसके साथ जो मिलती जुलती होंगी ना वैल्यूज, उनको रिमूव कर देता है, जो मिलती जुलती। मैजिक, ये मैजिक इरेजर है। थोड़ा साइज बड़ा करके कर लीजिएगा ताकि आपको अरेज करने में दिक्कत ना हो। ये मैजिक इरेजर है। बाद का रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। ये पूरा कंटेंट ही मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये ऊपर आपने करना था, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये पिक्सल्स हैं, इनको आपने खत्म करना है, ये लो। मैचिंग मैचिंग जितने भी है पिक्सल वहां से रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो मैजिक अरेजर आपको अवेलेबल है, इसके थ्रू आप इस तरह के अरेज करना हो कंटेंट तो इसको कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं आपको